नमस्कार जी, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम जो हमने कल सीटेट का पेपर नंबर 2 यानी कि 6th से लेकर 8th तक का जो हमने कल प्रीवियस ईयर का पेपर लगाया था 2022 का 28 दिसंबर का। तो इसमें हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाले पार्ट के यानी कि जो भाग नंबर 1 है उसके 30 क्वेश्चंस लगाए थे सीडीपी के। अब चलिए हम चलते हैं सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान वाले पार्ट पे यानी कि पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो है वो लंबा आता है यानी कि उसके लगभग 60 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आते हैं। तो आज की क्लास जो है वो एसएसटी के 60 क्वेश्चन से लेकर रहेगी और ये सभी क्वेश्चन आपको पता है एक तरह से पीवाईक्यू है। तो 2022 का ये पेपर है। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं 31 से क्योंकि पिछले 30 क्वेश्चन सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाले पार्ट के थे, वो हमने पढ़ लिए हैं पिछली क्लास में और आज हम 31 से शुरू करके 90 तक करेंगे। तो सबसे 1 जो क्वेश्चन है, सबसे पहला 30 नंबर 1 नंबर का कि मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और जो उपयुक्त विकल्प है उसका चुनाव कीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो एक तरफ जो है वो दिल्ली के शासक बताए हुए हैं और उनके कार्यकाल का मिलान करना है। तो तोमर है, उसके बाद अनंगपाल है, उसके बाद चौहान है और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान है। तो इसका जो है वो नंबर 2 करेक्ट रहेगा यानी कि ए का 3 यानी कि तोमर जो है वो आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165 तक रहा था। उसके बाद बी का 4 यानी कि अनंगपाल जो है वो 1330 से 1165 तक, ठीक है? उसके बाद सी का 2 यानी कि चौहान जो है वो 1165 से लेकर 1192 तक और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो है वो 1 यानी कि 1175 से लेकर 1192 तक, ठीक है? तो ये आपने देख लेना है, बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो अच्छे से इसको ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट करते हैं हम कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि प्राचीन तमिलनाडु में की डैश बस्तियों को उर कहते थे। तो किसकी बस्तियों को उर कहते थे? वो खेतीहर या किसान जो होते हैं, खेतीहर किसान ही उनको कहते हैं, उनकी बस्तियों को उर कहते थे, ठीक है? तो तमिलनाडु के बारे में भी बहुत कुछ पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? नेक्स्ट है कि जो मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो ये मुगल साम्राज्य का पतन है, तो औरंगजेब के बाद के हैं ये सभी। तो फकरू खसियर और शाह आलम द्वितीय, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय, ठीक है? तो इनका टाइम पीरियड बताना है आपने। तो ए का 2 यानी कि जो फकरू खसियर है उसका नंबर 2 पे जाएगा 1713 से 1719 तक। उसके बाद नंबर बी का जो आलम शाह द्वितीय है वो नंबर 1 पे जाएगा 1759 से लेकर 1816 तक, ठीक है? और उसके बाद जाएगा अहमद अहमद शाह, सी का आएगा 4। तो 1748 से लेकर 1754 तक और उसके बाद है नंबर डी। तो आलमगीर द्वितीय है डी पर, तो डी पर आएगा नंबर 3 यानी कि 1754 से लेकर 1759 तक, ठीक है? तो ये भी आप देख सकते हो, ये टाइम पीरियड यहाँ पर पूछे गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उत्तराधिकार का सहदायाद प्रथा का अर्थ है डैश। तो जो सहदायाद प्रथा है उत्तराधिकार की, उसमें ये कहा गया है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना, ठीक है? सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन करना, ठीक है? नेक्स्ट है कि मराठी में लिखे गए भक्ति गीतों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मराठी में जो भक्ति गीत जो लिखे गए हैं उनको अभंग कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है? अभंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन ये है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। और नंबर 2 पर है कि इन कवि
सत्तों ने रोजी-रोटी कमाने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अ, अधिक पसंद किया, ठीक है? तो ए और बी जो है वो दोनों ही सही हैं, ठीक है? तो ये महाराष्ट्र के रह रहे संतों के बारे में है, ठीक है? नेक्स्ट है कि कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है ए, बी और डी है, ठीक है? यानी कि बख्शी जो है वो सैनिक वेतनाधिकारी होते थे, वी पर जो है वो सद्र है, तो सद्र जो है वो धार्मिक एवं धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री होता था और नंबर डी यानी कि जो कोतवाल है वो एक नगर का पुलिस अधिकारी होता था, ठीक है? सी जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होता था? तो घुमंतू खेती के लिए जो मध्य एशिया में जो शब्द इस्तेमाल मध्य प्रदेश में शब्द इस्तेमाल होता था वो बेबड़ होता था, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? बेबड़। नेक्स्ट है कि 39 की 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथनों एवं ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो फिर से कथन है यहाँ पर कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति-रिवाज़ों और मूल्य मान्यताओं के से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। और नंबर 2 पर है कि इसकी एक अहम वजह ये थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताबें, अखबारें, पत्रिकाएँ और पर्चे छपने का विकास हो रहा था। तो ये दोनों ए और बी सही है और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों ए और आर को पढ़ें और सही का चुनाव करें। तो ए नंबर पर है कि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने बचपन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जातिगत जो पक्षपात था वो झेला था और कारण इसका दिया गया है कि वी आर अम्बेडकर के पिता जो थे वो सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। तो सही विकल्प क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं है ए की, ठीक है? तो देख लीजिए कि ये व्याख्या नहीं है लेकिन दोनों कथन ही सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है कि कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सीटेट में ऐसे बहुत सारे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी के स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया और कारण कहता है कि उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए कहा। तो ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? तो जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत जो था उसका विरोध किया मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन हैं वो रहेंगे कि जो केवल 2 है वो करेक्ट रहेगा कि ये है उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी यानी कि पैसिव आंदोलन था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी कथनों पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है? तो सहायक संधि के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि भारतीय शासक जो थे उनको अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी और नंबर 2 पर है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था। तो ए गलत है और बी सही है, ठीक है? तो ये देख लीजिए कि बी पर क्या है कि भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान जो था वो करना पड़ता था, लेकिन उनको अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, ये गलत है। नेक्स्ट है फिर से मिलान आ गया है, एक तरफ पर ग्रह दिए गए हैं और दूसरी तरफ पर अपने अक्ष पर घूर्णन का समय पूछा गया है। तो पहले यूरेनस है और उसके बाद है नेपच्यून, शनि और मंगल। तो इनमें से कितने जो युग्म है वो सही है ये बताना है। तो केवल 2 जो युग्म हैं वो सही है, ठीक है? तो इनमें से 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है? तो वो आप चेक कर लें एक बार कि कौन-सा ग्रह जो है वो कितनी देर लगाता है अपने अक्ष पर घूर्णन करने में। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है वो सही है?
तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ठीक है? तो केवल जलीय भाग से होकर जो रेखा गुजरती है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए पर कहते हैं कि अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। और नंबर 2 पर है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। तो इसका आंसर होगा कि ए और आर जो है वो दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है? नहीं है व्याख्या। नेक्स्ट है कि जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गवाएंगे? तो शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला समय आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर दें तो वो है कि लगभग 4 घंटे हम गवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज हैं। तो महासागरीय परपटी के जो मुख्य खनिज हैं वो हैं ए और सी, यानी कि मैग्नीशियम और सिलिका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बांज, एश, बीच के पेड़ तथा फ्रिजिड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से कौन सी वनस्पति के क्षेत्र का दौरा किया होगा? तो उसने शीतोष्ण पर्णपाती वनों का दौरा किया होगा, क्योंकि ऐसे ही वनों में बांज, ऐश और बीच जैसे जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं और वहाँ पे मोनाल जैसे पक्षी जो है वो भी पाए जाते हैं। कौन से वनों की बात कर रहे हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है? तो बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र में मिलती है, ठीक है? कौन से क्षेत्र में? टुंड्रा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कथन और रीजन वाला आ गया है कि महासागर का जल जो है वो लवणीय या खारा होता है। तो इसका कारण ये है कि कारण ये दिया गया है कि महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। तो आंसर रहेगा इसका कि ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन के निक्षेपण को कहा जाता है। तो पवन का जो निक्षेपण होता है उसको लोएस कहा जाता है, ठीक है? लोएस कहा जाता है। नेक्स्ट है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे कहते हैं, उसे नदी मुहाना कहते हैं, ठीक है? नदी मुहाना। नेक्स्ट है कि निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकारों की पहचान कीजिए। तो ये है कि पहला कि ये वन जो है वो सघन है और यहाँ सालों भर वर्षा होती है। रोजवुड, आवनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के वृक्षों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से वन होते हैं जहाँ पर रोजवुड, आवनूस और महोगनी जैसे पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं? तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, ठीक है? जिनकी जो लकड़ी है वो मजबूत कास्ट होता है, ठीक है? नेक्स्ट है कि सतत विकास का अर्थ क्या है? तो सतत विकास का अर्थ ये है कि हम्म, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए बचाना, ठीक है? नेक्स्ट है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो वो टिन के उत्पादक देश हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है? तीनों ही जो टिन है उसके अग्रणी उत्पादक देश हैं। नेक्स्ट है कि सीढ़ी नुमा खेती से जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक बाजार में पक्की दुकानें वे होती हैं डैश। तो कौन सी होती हैं? जहां ए और बी, यानी कि जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं वे पक्की दुकानें हो गई, और बी जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है वो दोनों ही पक्की दुकानें हो गई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? तो उसको पार्षद कहते हैं, ठीक है? पार्षद।
नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है, तो उनको राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। जिस तरह आप मान लो कि केंद्र में राष्ट्रपति है, उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल है, ठीक है। तो ये जो है वो किसकी नियुक्ति करता है, तो ये मंत्रियों और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कथन और रीजन वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। तो यहाँ पर कथन कहा गया है कि कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। और इसका रीज़न ये है कि छोटे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेने पड़ते हैं, और जिसे वे कई बार चुका भी नहीं पाते हैं। तो ये ए और आर जो है वो दोनों सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, तो किस तरह के श्रम को वो किया गया है, केवल ए बेगार, ठीक है, बेगार को जो है वो प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में सरकार के एक अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है, कि एक से अधिक स्तर होने की, तो समुदायों की बड़ी संख्या ये सबसे बड़ी वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 3 दिए गए हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर ए, सी और डी ही हम पढ़ेंगे जो करेक्ट हैं। तो पहला है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, ठीक है। और नंबर सी पर है कि लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, और डी पर है कि लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ठीक है। तो ये रूढ़िबद्धता को पोषित करते हैं, ठीक है, तीनों ही वर्ड। वैसे मैं पहले सोच रही थी कि ये कैसे ठीक हो सकता है, तो लेकिन ये तीनों ही वाक्य जो है वो रूढ़िबद्धता को दर्शाते हैं, ठीक है। बाकी जो बीच वाला है बी वाला, उसमें फुटबॉल खेलने में लड़कियां अच्छी होती हैं, तो ये रूढ़िबद्धता को तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये रूढ़िवादिता नहीं होगा, ठीक है। बाकी तीनों ही जो सेंटेंस है वो रूढ़िवादिता की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं, तो कौन बनाते हैं भारत की संसद को, ए, बी और डी, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर की भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को डैश चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, ठीक है। सभी धर्मों को इक्वल नज़र से देखना। तो आगे का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, केवल ए सही है, यानी कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा है, तो उसका बाकी समाज से अलगाव, ठीक है। जब कोई भी समुदाय जो है वो बाकी समाज से अलगाव कर लेता है तो उसको घेटोआइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविका उपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है, तो वो ये है कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। नेक्स्ट है कि यहाँ पर ए और आर दे रखे हैं। तो ए कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए, और आर कहता है कि वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों एवं संसाधनों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निहित को प्रोत्साहित करते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्यों को विद्यार्थियों को, तो वहाँ पर इसका जो सही रहेगा ए, बी और डी, यानी कि जानकार और तार्किक बनाना, और बी पर है कि पेशेवर बनाना, और डी पर है सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है, तो वो भूमिका निभाना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहाँ प्रधानाचार्य और प्रधानमंत्री हैं, एक विशिष्ट शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक, मंत्रिपरिषद है, यहाँ विद्यालय कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा, तो वो कार्यपालिका होगा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु यानी कि मवेशी चारगाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है, तो पंचायती राज, क्योंकि आपको पता है जो भूमि चारगाह की अगर बात की जा रही है तो ये पंचायती राज के पास ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है, तो शिक्षक से अपेक्षित होता है कि शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करनी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। ठीक है। आपको पता है कि इस पर विवाद हो सकता है, आवेगपूर्ण जो टॉपिक है, तो बिल्कुल एकदम से परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो रहेगा बी और सी, यानी कि बी पर है कि उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। ठीक है। और डी सी है साथ में कि शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन के से में संबंध स्थापित करने में मदद करे। तो सोशल साइंस के टीचर ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रित रहना करना चाहिए। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा केवल सी। तो सी पढ़ लेते हैं कि यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसी नहीं होता है, केस स्टडीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण जो है वो कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं। सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प होगा बी, सी और डी, यानी कि बी पर है सुल्ताना का स्वप्न कहानी, और सी पर है मतदान अधिकार आंदोलन, और डी पर है कि महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है, निम्न में से उसके लिए कौन सा उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होगा, तो वो होगा ए और बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, और बी यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भेदभाव के संप्रत्यय का जो परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है, तो पाठ में कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ योजना के स्थान पा सकती हैं, तो वो कौन सी होंगी, ए और सी। तो नंबर ए पर है कि दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, और नंबर सी पर है कि भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए पर कहा गया है कि किसी आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को वो बहुल दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए, और आर कहता है कि गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की ज़रूरत
पढ़ सकती हैं। तो वो होगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला जो है वो ये रहेगा कि माध्यमिक यानी कि मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उपविषयों का अध्ययन करने की ज़रूरत होती है और ये पाठ्यचर्या के भार को बढ़ाता है। नेक्स्ट आर जो है वो ये कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्या भारत के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। तो इसका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। तो द्वितीयक स्रोत की तरह अकबरनामा पर लेखों को संपादित संकलन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, तो सम्मिलित करने के लिए ए का वन, अच्छा ए का वन यानी कि विश्लेषणात्मक रूब्रिक, तो ये होगा प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए। और बी का जो होगा वो 3 होगा जांच सूची, दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। और समग्र पर्क रूब्रिक जो होते हैं वो एकांकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संख्यात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। तो कौन से करते हैं वो होगा बी, सी और डी। बी पर है कि आर्थिक गतिविधियों से गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर को लिखिए, ये उपयुक्त उदाहरण दीजिए। और सी पर है कि कर क्या है, प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, और डी पर है कि दक्षिणी एशिया में कई देशों के बीच में शासन का के संकेत अंतर नहीं है, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल कथात्मक और तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा केवल ए यानी कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट है कि आरटीई एक्ट के अनुसार आकलन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ए, सी और डी, यानी कि ए पर है बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी पर है कि क्रियाकलापों खोज तथा अन्वेषण द्वारा सिखाना और डी पर है बालक स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सिखाना। ठीक है, और इसका जो आंसर नहीं रहेगा वो बी है कि ज्ञान को स्थानिक और वैश्विक पहलुओं से जोड़ना, ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो जो आकलन है वो किस कारण किया जाता है, तो वो इसका सही आंसर होगा कि ए, बी और डी, यानी कि ए पर है कि विद्यार्थियों को उनकी अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, और नेक्स्ट बी पर है कि विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए, और नेक्स्ट है कि डी यानी कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों का तथा साधनों का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम निष्कर्ष तदनुभूति समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु योग्यता का विकास का आकलन करते हैं। तो इसका रहेगा बी और सी, यानी कि बी पर है कि भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, सत्यापित कीजिए। और सी पर है कि भारत के गांवों के एक बड़े भाग को बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आज की क्लास में हमने
2022 के पेपर की एसएसटी वाला पार्ट हमने सॉल्व किया है। तो चलिए आज की क्लास बस इतनी ही। आप पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।